होंगे. So good morning, Gautam. So we will just wait for 1 or 2 minutes more, and then we will start our session on collections frameworks. Okay. Good morning, Rishabh. And one more thing, guys, as this is the last session of this Java Pathshala, so those who can stay till the end, थोड़ा enter रहना, because हम एंड में बस एक छोटी सी एक्टिविटी करने वाले हैं, just small activity. So those who can stay till the end, thank you. So let's start today's session. Is my screen visible? Okay. Okay then. Okay, hey guys, my name is Tanmay Kanwar, and I will be taking up today's session on collections frameworks. So yeah, these are the topics for today: frameworks, interface, list interface, and class. So let's start. So collection frameworks. Basically collection frameworks कुछ ज़्यादा technical चीज़ नहीं है, that अभी तक हमने data structures पढ़े थे, right? तो अब हम बस collection frameworks one of the benefits of Java है, जिसकी वजह से हम C या C++ को prefer ना करके अपना collections and frameworks use करते हैं. This is the benefit which, मतलब collection frameworks एक ऐसा benefit है Java का जो उसे अलग रखता है बाकी languages से, right? So collection frameworks की definition है that it provides a well-defined designed set of interfaces and classes for storing and manipulating groups of data as a single unit, a collection. इसका मतलब क्या है? That collection का basic मतलब क्या होता है इंग्लिश में? A group of students, a group of employees, या a bunch of friends, right? Something related to collection groups only. And so यहाँ पे जावा में कलेक्शन का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर होता है. कलेक्शन फ्रेमवर्क्स की बेसिक डेफिनेशन है दैट इट इज अ कंटेनर जिसके अंदर हमें जावा ने ऑलरेडी प्री डिफाइंड और वेल डिजाइंड सेट ऑफ इंटरफेसेस दिए हैं, जो जावा ने अपनी तरफ से बना के रखे हुए हैं, और क्लासेस दिए हैं. तो कलेक्शन फ्रेमवर्क की बेसिक डेफिनेशन है दैट इट इज अ सेट ऑफ इंटरफेसेस एंड क्लासेस जो जावा ने डिफाइन करे हुए हैं, हमें बस उन्हें यूज करना है. दैट्स ऑल. So this is the basic definition of collection frameworks. And collection frameworks contains the following things: interfaces, classes, and algorithms. So before we understand these, let me just revise the concepts of interface. So हमने जब एक बार इंटरफेस का सेशन में देखा था, लेट इंटरफेस कुछ नहीं, बस उसके अंदर हम कुछ मेथड्स डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन नहीं करते. लाइक हमारे पास यहाँ पे void, एक हमारे पास फंक्शन वन मेथड है, एंड ऐसे ही हमारे पास एक इंट फंक्शन टू मेथड हमने बस यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है. डिफाइन हम कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे हम उस पर्टिकुलर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं क्लास के अंदर. लाइक यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है इम्प्लीमेंट्स इम्प्लीमेंट्स I1, एंड इसके अंदर हम पूरे फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, राइट? और फंक्शन को डिफाइन करते हैं लाइक दिस, कि इसके अंदर हमने कई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख दी, एंड ऐसे हमने सिमिलरली फंक्शन टू को डिफाइन किया, एंड यस, लाइक दिस. सो इंटरफेस का रोल जब तक प्ले नहीं होता जब तक हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते. मतलब वी नो डैट कि इंटरफेस के अंदर बस फंक्शन डिक्लेयर होते हैं, डिफाइन वो क्लास के अंदर होते हैं.
एक तो ये कॉन्सेप्ट है इंटरफेस का। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था दैट सपोज इंटरफेस I1 हमारे पास कितने मेथड्स है, वी हैव 2 मेथड्स राइट, एंड सपोज इंटरफेस हमारे पास एक और इंटरफेस है, I2, इंटरफेस I2 जिसने I1 इंटरफेस I1 को इनहेरिट किया है, दैट मीन्स एक्सटेंड्स I1। सो इसके अंदर सपोज इस इंटरफेस के अंदर अपने खुद के और मेथड्स भी लाइक फंक्शन 3 डिक्लेयर किया, फंक्शन 4। मैं इससे पहले रिटर्न टाइप नहीं मेंशन कर रहा हूँ, बस मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ, दैट्स ऑल। एंड फंक्शन 5। सो अब इंटरफेस I2 के पास इंटरफेस I1 के भी फंक्शंस है एंड I2 के भी। सो जिस भी क्लास में हम I2 को इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें हमें I1 और I2 दोनों के इंटरफेस के फंक्शंस को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हमने डिफाइन नहीं किया तो ऑफकोर्स एरर शो हो जाएगा। सो एक तो ये कॉन्सेप्ट था राइट। तो बस ये दो कॉन्सेप्ट मुझे बताने थे। हाँ, एंड अब हम देखते हैं दैट कि या सो अब हम देखते हैं जावा में ऑलरेडी हमें कुछ इंटरफेसेस बना के दिए हुए हैं एंड जावा ने उन्हीं इंटरफेसेस के लिए रिस्पेक्टिव क्लासेस भी बनाई हुई हैं, बिकॉज क्लासेस ही होती है जो इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करती है। तो जावा ने हमें इंटरफेसेस भी दे दिए और जावा ने ही हमें क्लासेस भी दे दी जिसने उन इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। एंड थर्ड थिंग इज एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स कुछ नहीं, दीज आर द मेथड्स दैट परफॉर्म यूजफुल कंप्यूटेशन सच एज सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। तो जैसा अगर हमने लिंक लिस्ट में देखा हो या स्टैक क्यू या एरे में अपने बबल सॉर्ट देखा होगा, सॉर्टिंग देखी होगी, सो उसमें हम क्या कर रहे थे कि हम एक सॉर्टिंग या सर्चिंग का एक्शन परफॉर्म करने के लिए बहुत बड़ा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख रहे थे, मतलब बहुत बड़े बड़े लॉजिक्स एंड कि जब जाके एक पूरा हम फंक्शन बना रहे थे एंड देन फिर हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे थे। बट क्योंकि अब हमारे पास इंटरफेसेस और क्लासेस है उनके लिए सब एल्गोरिदम, अगर हमें सर्चिंग और सॉर्टिंग करना है सो हम सिंपली हम सर्चिंग और सॉर्टिंग के फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं रेदर देन राइटिंग द होल लॉजिक और इंस्ट्रक्शंस। सो दीज आर द थ्री थिंग्स which collection frameworks consists of। तो अब आते हैं हम कलेक्शंस एंड फ्रेमवर्क्स के बेनिफिट्स पे। सो एक है साइज एक्सपेंडेबल बेनिफिट। सो अब हम दोबारा देखते हैं, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस सेशन में एरे देखा था राइट। सपोज अब मुझे एरे डिक्लेयर करना है, तो मैं क्या करता था, इंट एरे इक्वल टू न्यू इन, और मुझे एरे डिक्लेयर करते टाइम ही मुझे साइज बताना जरूरी है, डेट मुझे कितना साइज चाहिए एरे का राइट। सो मैंने अगर यहाँ पे 5 लिखा देन ऑफ कोर्स मुझे एक मेमोरी लोकेशन मिल गई 5 की, लाइक दिस 5 मेमोरी लोकेशन आई गॉट राइट। और इसमें क्या होता था, सपोज हमने 5 प्लेसेस फिल कर दी, ये सारा फिल हो गया डेटा, हमने सारे मेमोरी ब्लॉक्स भर दिए, और अब अगर हमें और मेमोरी ब्लॉक्स भरना है तो हम सेम एरे में नहीं भर सकते, मतलब रन टाइम पे एक्सपैंड करना एरे का साइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और लेकिन कलेक्शन एंड फ्रेमवर्क्स में क्या होता है, अगर हम कलेक्शन एंड फ्रेमवर्क्स को यूज करते हैं किसी भी एरे को क्रिएट करने में, सपोज हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क से एरे बनाया, यूज करके एरे बनाया और हमने वहां पे 5 मेमोरी लोकेशन दे दी। सपोज वो फिल हो गया पूरा, जैसे हमने हमारा एरे में फिल हुआ और हमें अब और डेटा फिल करना है, तो क्या होता है जावा हमें खुद ही ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा मेमोरी असाइन कर देता है रन टाइम पे, लाइक दिस एक्स्ट्रा मेमोरी असाइन कर देता है। सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क्स। दूसरा बेनिफिट क्या है कलेक्शन फ्रेमवर्क से, डेट इज इट कैन एक्सेप्ट बोथ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डेटा। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा एरे हमारा इंट टाइप का है, तो इसके अंदर हम सिर्फ इंटीजर टाइप ऑफ डेटा डाल सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन ना करें तो कोई भी डेटा चलेगा, नहीं, हमें एरे डिक्लेयर करना है तो इंटीजर मतलब डेटा टाइप मेंशन करना जरूरी है। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता कि कोई एम्प्लॉय क्लास है, एम्प्लॉय, और उसका कोई हमने ऑब्जेक्ट बनाया जिसको हमने एरे बना दिया राइट। सो इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और फिर हम ये ना लिख दिया 5। सब इसमें क्या इशू था कि एम्प्लॉय क्लास के ही ऑब्जेक्ट को ये एक्सेप्ट करता है, डेट्स ऑल। सपोज हमारे पास कोई स्टूडेंट क्लास होती तो स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता,
दैट मीन्स कि ओनली होमोजेनियस टाइप ऑफ डेटा कैन बी एक्सेप्टेड इन एन एरे। तो कलेक्शन एंड फ्रेमवर्क का क्या बेनिफिट है ये, दैट यहाँ पे हम फ्लोट डाल सकते हैं। अगर हमने एरे कलेक्शन एंड फ्रेमवर्क से यूज किया है, मतलब कि एरे तो हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क से की मदद से डिक्लेयर किया है, दैट मीन्स यहाँ पे हम फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे हम स्ट्रिंग डाल सकते हैं, यहाँ पे हम इंटीजर डाल सकते हैं, यहाँ पे हम फ्लोट डाल सकते हैं सेम एरे में। सो दिस इज द अनदर बेनिफिट ऑफ कलेक्शंस एंड फ्रेमवर्क्स। फिर आता है एक और बेनिफिट, दैट इज मोस्ट ऑफ द क्लासेस इन दिस कलेक्शन फ्रेमवर्क इज इम्प्लीमेंटिंग वन और द अनदर डेटा स्ट्रक्चर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, बिकॉज जैसा कि हमने देखा लास्ट सेशन में क्यू पढ़ा, उससे पहले स्टैक पढ़ा, उससे पहले लिंक लिस्ट पढ़ा था, एंड उससे पहले एरे। सो हम क्या कर रहे थे, अब मुझे लिंक लिस्ट में सिंपली एक नोड को लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट करने के लिए एक पुश फंक्शन नाम का एक बहुत बड़ा सा वो लिखना पड़ रहा था, कोड, उसका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लॉजिक पूरा लिखना पड़ रहा था। बट क्योंकि कलेक्शन फ्रेमवर्क्स में इन डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी क्लासेस और इंटरफेसेस हैं हमारे पास, तो अब हमें वो बड़ा कोड ना लिख के बस हमें फंक्शंस को कॉल करना है। वो कैसे कॉल करना है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये थे हमारे डेफिनेशन एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ दीज थ्री थिंग्स, एंड आते हैं उसके बेनिफिट्स क्या थे। अब आते हैं इंटरफेसेस इन कलेक्शन एंड फ्रेमवर्क्स। सो इस फ्लो चार्ट को थोड़ा ध्यान में रखना, दैट कि यहाँ पे जितना भी हमने बोल्ड में लिखा है ये सारे इंटरफेसेस है, और जितना भी बोल्ड में नहीं लिखा है ये सारी क्लासेस है। तो एक आती है हमारे पास कलेक्शन फ्रेमवर्क्स में कलेक्शन इंटरफेस, विच इज अ पेरेंट इंटरफेस जिसको बाकी चाइल्ड इंटरफेसेस इनहेरिट कर रहे हैं, दैट्स ऑल। ओके, और इन चाइल्ड इंटरफेसेस को ये क्लासेस इम्प्लीमेंट कर रही है। सो जैसा कि मैंने बताया था, जो क्लासेस इम्प्लीमेंट करती है, मतलब कि कलेक्शन इंटरफेस के अंदर कुछ मेथड्स होंगे जिसको लिस्ट इंटरफेस ने इनहेरिट कर लिया है, एंड लिस्ट इंटरफेस के अंदर भी खुद के कुछ मेथड्स होंगे। सो लेकिन ये सिर्फ डिक्लेयर किए गए हैं, और जैसा कि बताया जो क्लास उसे इम्प्लीमेंट करती है उस क्लास के अंदर वो सारे मेथड डिफाइन होते हैं। सो जावा ने ही अपनी तरफ से ये सारे मेथड डिफाइन करके दिए हुए हैं। So this is the basic flowchart or and the hierarchy of interfaces and classes and collection frameworks. So बस ये flowchart है, इसे ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, that's all. तो अब हम चलते हैं कुछ कलेक्शन इंटरफेस की बात करते हैं जो हमने देखा। कलेक्शन इंटरफेस में कुछ मेथड्स हैं जो जावा ने हमें दिए हुए हैं। लाइक एक हमारे पास है ऐड मेथड। सो ऐड मेथड देखते करता क्या, सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने देखा फ्लो चार्ट में, लाइक दिस, फ्लो चार्ट में देखा हमारे पास एक एरे लिस्ट क्लास है। तो अगर हम एरे लिस्ट का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो लिस्ट के और कलेक्शन इंटरफेस के मेथड्स को कॉल कर सकता है, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दीज मेथड्स। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सपोज मैं एरे लिस्ट क्लास का एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ A1 इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ पे मैं साइज डिफाइन कर देता हूँ कि मुझे कितने का एरे चाहिए, लाइक दिस। मैंने कभी भी अगर एरे लिस्ट का कोई ऑब्जेक्ट बनाया तो वो ऑटोमेटिकली मुझे एक एरे बना के दे रहा है, दैट्स ऑल। एंड सपोज मैंने अब ऐड फंक्शन को कॉल किया, दैट मीन्स A1 डॉट ऐड, और इसके अंदर मैंने दे दिया 12। एंड सपोज फिर मैंने दिया A1 डॉट ऐड, सपोज मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी, मैंने अपना ही नाम पास कर दिया, दैट्स ऑल। एंड A1 डॉट ऐड, यहाँ पे मैंने कोई फ्लोट वैल्यू दे दी 14.42। सो अब इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से क्या होने वाला है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक ऑलरेडी मेमोरी बन जाएगी, 5 मेमोरी ब्लॉक्स, दैट्स ऑल। एंड जीरो, ये हमारा जीरो इंडेक्स है, ये हमारा 1 इंडेक्स है। जैसा एरे के इंडेक्सेस होते थे सेम वैसे ही यहाँ पे भी एक एरे हुआ है, कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस तरीका अलग है थोड़ा, एंड बेनिफिट्स थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, दैट्स ऑल। सो इससे क्या होगा, फर्स्ट पे हमारा 12, एंड फिर हमारा यहाँ पे एक मेरी स्ट्रिंग आ गई लाइक दिस, एंड दिस इज अबाउट 14.42। अब एरे में एक और कंपल्शन होती थी, जैसा हमने देखा दैट कि
अगर हमने 5 का साइज डिक्लेयर किया है तो हमें वो पांचों को फिल करना भी जरूरी है, अगर वो नहीं किया तो एक्सेप्शन एंड ऑल आ जाता है। बट यहाँ पे क्या है, अगर हमें बस हमारे पास सपोज स्पेस ज्यादा है बट हमारे पास डेटा कम है, तो ऐसा कोई यहाँ पे इशू नहीं होता। अगर हम किसी को मतलब कि नल अलाउड होता है, यहाँ पे किसी भी इंडेक्स को हम नल छोड़ सकते हैं, दैट्स ऑल। तो ये था हमारा ऐड फंक्शन। अब आता है एक हमारा हम्म, एक आता है हमारे पास ऐड ऑल फंक्शन। अब ऐड ऑल फंक्शन क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे हमारे पास एक लिस्ट है A1, राइट? जैसे ये हमारे पास है A1, बट सपोज मेरे पास एक और लिस्ट होती है। हाँ, सपोज एक और लिस्ट, एरे लिस्ट A2, एरे लिस्ट, और इसका सपोज मैंने साइज साइज अभी के लिए 3 डिफाइन कर दिया है। एंड सिंपली मेरे पास एक A2 नाम की लिस्ट होती जिसके अंदर कुछ भी डेटा होता है, यहाँ पे कुछ डेटा होता है, यहाँ पे कुछ डेटा है, यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ डेट ये एरे, मतलब जो हमारी ये लिस्ट A2 है, इसके अंदर जितना भी डेटा है वो सारा हमारा इस लिस्ट के अंदर चला जाए, इस एरे के अंदर चला जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं A1 डॉट एड ऑल, मतलब कि A1 जो हमारा एरे है उसके अंदर हम पूरा A2 को डालना चाहते हैं, दैट्स ऑल। सो दिस इज व्हाट एड ऑल फंक्शन डज। तो एक बार कोड पे जाते हैं, लेट्स गिव इट अ ट्राई। सपोज हमने पहले यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कराना है, और जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। सो जैसा कि मैंने बताया कि जावा ने हमें इंटरफेसेस और क्लासेस दी हुई है, और वो सारी क्लासेस हमारे यूटिल पैकेज के अंदर है। तो इसलिए मैंने पूरा इंपोर्ट ही करा लिया, दैट्स ऑल। एंड अब एक मेन क्लास बना ली, मेन क्लास स्टैटिक वॉइड args, दैट्स ऑल। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एरे लिस्ट नाम की क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट? एरे लिस्ट A1 इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और मैंने यहाँ पे साइज डिफाइन कर दिया 5, सो हमें 5 मेमोरी ब्लॉक्स मिल जाएंगे यहाँ पे। एंड अब मैं करता हूँ A1 डॉट एड 12, A1 डॉट एड। ये तुम स्कैनर क्लास यूज करके यू गाइस कैन टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर आल्सो, बट अभी मैं बस फंक्शन दिखा रहा हूँ कि फंक्शन को कैसे यूज कर रहे हैं। एंड यहाँ पे सिंपली मैंने अपना नाम, एंड थर्ड इनपुट इज 12.4, लाइक दिस, सिंपल। मतलब मैंने सो इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का क्या है कि हमारा जो A1 नाम का एरे क्रिएट हुआ है उसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स चले गए हैं। सो उन्हें एक बार प्रिंट भी कराना है, चेक हो जाए डेट गए या नहीं गए। तो हमने एक फॉर लूप चलाया, इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन A1 डॉट साइज। ये साइज क्या है हमारा, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक और फंक्शन है इंट साइज। ये क्या करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर लिस्ट या एरे में कितने हैं वो बताता है, क्योंकि हमें फॉर लूप एग्जैक्टली उतनी बार ही रन करना है ना, उससे ज्यादा क्यों रन करेंगे। सो उतनी बार हमें बस अपनी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल स्टेटमेंट रन करनी है, राइट? डॉट प्रिंट एल, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, A1 डॉट गेट। हमारे पास अब जावा ने हमें इंटरफेस के अंदर ही एक और फंक्शन दिया हुआ है, A1 डॉट गेट आई। ये गेट फंक्शन क्या करता है, ये सेम चीज ही है दैट एक पर्टिकुलर इंडेक्स आई हमारा इंडेक्स नंबर ही है, तो हम एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है वो प्रिंट करा देगा, दैट्स ऑल। सो इस फंक्शन को हम बाद में दोबारा से देखेंगे। सो या, सो दिस इज द कोड, सो लेट्स रन इट। सो मैं सेव कर देता हूँ कलेक्शन 3 डॉट जावा के नाम से, ट्राई तो कलेक्शन 3 डॉट जावा। तो और जो ये मैसेज है ना, ये कुछ नहीं है, ये कोई एरर वेरर नहीं है, बट हम कुछ कलेक्शन फ्रेमवर्क के फंक्शंस को यूज कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड एक मैसेज है, इसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, दैट्स ऑल। सो जब मैं इसे रन करूंगा, सो यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे हमारा मेरा तीनों एलिमेंट्स प्रिंट हो गए, दैट्स ऑल।
अब हम देखते हैं अपना एड ऑल फंक्शन। तो एड ऑल फंक्शन को देखने के लिए मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया लाइक दिस, जिसको मैंने नाम दे दिया A2 लाइक दिस, एंड A2 डॉट एड, दैट्स ऑल। और यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूज बदल चेंज कर देते हैं 17। यहाँ पे मैंने इसकी जगह एक नाम दे दिया एरन, एंड सपोज 3.9, ये पता चलता है डेट दूसरी लिस्ट भी प्रिंट हुई है। सो अगर मैं अब क्या क्या करता हूँ, A1 डॉट एड और करता, एंड इसके अंदर मैं A2 लिख देता हूँ। दैट मीन्स जो भी हमारा A2 जो नया लिस्ट बना है, हमारा नया एरे बना है, वो सारा अब हमारा A1 के एरे में चला जाएगा। दैट्स ऑल। सो हम दोबारा से A1 को प्रिंट कराते हैं, तो नो एरर। एंड एज यू गाइस कैन सी कि हमारा A1 का है, हमने यहाँ पे A1 को ही प्रिंट कराया है। सो A1 के सारे एलिमेंट्स आ गए। और यहाँ से हमें एक और चीज पता चल गई था, हमने A1 का साइज इनिशियली 5 डिफाइन किया था, बट जब मैंने A1 के अंदर A2 को इंसर्ट किया है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 6, राइट। सो जावा ने अपनी तरफ से ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा स्पेस असाइन करती है। दैट्स ऑल। सो दीज आर द टू मेथड्स ऑफ कलेक्शन इंटरफेस। सिमिलरली ऐसे एक हमारे पास रिमूव मेथड आता है, और रिमूव के अंदर एक पैरामीटर जाता है कि हमें कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है। एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ A1 डॉट रिमूव। सपोज मुझे अपना नाम ही रिमूव करना है, दैट्स ऑल। सो अब हम देखते हैं क्या मेरा नाम प्रिंट होता है क्या। दैट्स ऑल। यू गाइस कैन सी कि अब मेरा नाम नहीं आया, दैट्स ऑल। एंड फिर अगेन हमारे पास एक फंक्शन आता है दैट इज रिमूव ऑल। रिमूव ऑल क्या करता है, सपोज जैसे हमारे पास इस लिस्ट के अंदर इस लिस्ट के अंदर हमारे पास A2 एलिमेंट्स भी है, A2 के, और मैं चाहता हूँ कि अब A2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे रिमूव हो जाए एक ही बारी में। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं सिंपली रिमूव ऑल कर दूंगा, और अब यहाँ पे जैसे सन में लिखा है इसकी जगह पे A2 लिख दूंगा। तो इससे क्या होगा, हमारे सारे एलिमेंट्स A2 के रिमूव हो जाएंगे। लेट्स रन इट अगेन, एंड एरर, एंड यू कैन सी कि अब सिर्फ A1 के एलिमेंट्स प्रिंट हुए। लेट्स ऑल। अब आता है एक और फंक्शन दैट इज रिटेन ऑल। रिटेन ऑल का मतलब क्या है, सपोज यहाँ पे जैसे हमारे पास A2 के अंदर मतलब A1 के अंदर A2 एलिमेंट्स थे। अब मैं चाहता हूँ कि A1 के अंदर सिर्फ A2 के एलिमेंट्स रहे और बाकी सारे डिलीट हो जाए। दैट मीन्स ये सारे हट जाए और A2 के एलिमेंट्स ही A1 के अंदर है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली अब ये रिमूव ऑल है ना, ये फंक्शन हटा देते हैं, एंड मैं रिटेन ऑल करता A2। तो इससे क्या होगा, A1 के सारे एलिमेंट्स चले जाएंगे, लेकिन A1 के अंदर सिर्फ A2 के एलिमेंट्स रहेंगे। दैट्स ऑल। तो लेट्स सी कि क्या प्रिंट होता है। तो यू कैन सी कि अब A2 के अंदर जो A2 के अंदर एलिमेंट्स थे वो ही प्रिंट हुए। दैट इज अब A1 के अंदर भी बस यही सेम एलिमेंट्स है। तो किसी को इन फंक्शंस में डाउट, दैट कि ये फंक्शंस कैसे कॉल हुए, किसी को कोई डाउट, प्लीज एक्नॉलेज। आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, सो ये थे हमारे कुछ फंक्शंस, एंड ये था हमारा रिटेन ऑफ फंक्शन। सिमिलरली और हमने साइज फंक्शन को डिक्लेयर करी यूज कर ही लिया है, दैट वो बस किसी भी एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एक लेंथ ऑफ एरे बताता है, दैट्स ऑल। अब एक आता है हमारे पास कंटेन्स फंक्शन। कंटेन्स क्या करता है, चेक करता है कि वेदर एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अ एरे और नॉट। तो उसके लिए क्या हम एक चीज और लिखते हैं, दैट इज यहाँ पे अभी के लिए सो या सो अब मुझे चेक करना है कि सपोज कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। तो दैट मीन्स A1 डॉट कंटेन्स
मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या, सपोज मुझे चेक करना है कि 12.42 एरे में है या नहीं है। तो यहाँ पे चेक करने के लिए 12.42, सिंपल। तो अगर प्रेजेंट होगा तो ट्रू प्रिंट होगा, नहीं होगा तो फॉल्स प्रिंट होगा, दैट्स ऑल। तो लेट्स सी। एंड यू एज वेल, फॉल्स इसलिए प्रिंट हुआ हमारा बिकॉज हमारा क्योंकि 12.42 हमारा A1 का एलिमेंट है, और हमने जैसे क्या देखा, रिटेन ऑल किया है। सो अभी के लिए मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड नाउ लेट्स सी। ना यू कैन सी कि हमारा ट्रू प्रिंट हुआ है, पहले वो नहीं था इसलिए हमारा फॉल्स प्रिंट हुआ, दैट्स ऑल। ओके, सो दिस इज हाउ कंटेन्स फंक्शन वर्क्स। एंड सिमिलरली हमारे पास अब एक क्लियर नाम का फंक्शन है। क्लियर क्या करता है, किसी भी एरे के अंदर से सारे एलिमेंट्स डिलीट करने, सारे डिलीट कर देता है। तो सपोज मैं A1 डॉट क्लियर कॉल कर देता हूँ, तो अब देखेंगे तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, दैट्स ऑल। कुछ प्रिंट नहीं होगा, बस हमारा एंड में फॉल्स स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, दैट्स ऑल। एंड सिमिलरली ऐसे क्लियर फंक्शन, अब हमारे पास एक फंक्शन आता है इज एम्प्टी। ये चेक करता है कि क्या एरे खाली है या नहीं है, दैट्स ऑल। कि एरे के अंदर कोई एलिमेंट है या नहीं है। सो सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब ये क्लियर स्टेटमेंट को भी कमेंट आउट कर रहा हूँ, एंड रिटेन ऑल को भी, कि थोड़ा डेटा हमारे पास ज्यादा हो, दैट्स ऑल। तो सिंपली मैं सपोज एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ A1 डॉट इज एम्प्टी, A1 के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली है। क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, दैट मीन्स, अगर ये ट्रू है मतलब A1 के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, दैट मीन्स एरे इज एम्प्टी। सो मैं प्रिंट करा देता हूँ, एरे इज एम्प्टी। और अगर एरे हमारा एम्प्टी नहीं है, देन क्या हो, देन जो भी हमने नीचे फॉर लूप लिखा है पूरा प्रिंट कराने का, ये सारा रन हो जाए, दैट्स ऑल। ओके, आई गेस इट सिंपल, राइट? सो एक बार से रन करते हैं। एज यू कैन सी, मेरी लिस्ट प्रिंट हुई। और सपोज मैंने जैसे A1 डॉट क्लियर को कमेंट आउट किया हुआ है, इसे कमेंट आउट नहीं करता, देन लेट्स सी क्या होता है। सो इस बार लिस्ट प्रिंट ना होके हमारा इफ ब्लॉक चला, ये वाला, दैट एरे इज एम्प्टी, और नीचे जो भी फॉल्स लिखा होता, दैट्स ऑल। सो दिस इज हाउ अवर इज एम्प्टी फंक्शन वर्क्स। और ये सारे मेथड्स ना हमारे कलेक्शन इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर किए गए हैं, दैट्स ऑल। ये सारे भी कलेक्शन इंटरफेस के मेथड्स है। अब एक आता है हमारे पास इटरेटर मेथड, और जो उससे पहले हमने इटरेटर किया है, ये भी इटरेटर भी हमारे पास एक इंटरफेस ही है खुद में। तो जैसा कि यू गैस कैन सी दैट लिंक लिस्ट या स्टैक या क्यू में हमारे पास हर टाइप के डेटा स्ट्रक्चर में पॉइंटर था। जैसे लिंक लिस्ट में हमारे पास हेड पॉइंटर था, एरे में हमारे पास एक टॉप पॉइंटर था जो सिर्फ टॉप वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था, राइट? सो ये एलिमेंट्स क्यों थे हमारे पास, कि हम पूरी लिस्ट और एरे को एक्सेस कर पाए। फॉर एग्जाम्पल कि हमें जब लिंक लिस्ट की पूरी प्रिंट करानी होती थी, तो हम हेड की कॉपी बनाते थे, क्योंकि हम हेड को मूव नहीं कर सकते। हेड की कॉपी बना के हम पूरी लिंक लिस्ट को एक्सेस करते थे। सो यहाँ पे ट्रेटर भी सेम तरीके से वर्क करता है, दैट्स ऑल। सो ये थे हमारे कुछ मेथड्स कलेक्शन इंटरफेस में। अब आते हैं हम कुछ लिस्ट इंटरफेस के मेथड्स की बात करते हैं। कलेक्शन इंटरफेस में और भी मेथड्स है, बट आई गेस कि कुछ मेथड समझ आ गए, तो बाकी मेथड्स भी कॉल करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। सो अब हम लिस्ट इंटरफेस की बात करते हैं। लिस्ट इंटरफेस के खुद के क्या मेथड्स, और ये सबको पता है दैट लिस्ट इंटरफेस ने कलेक्शन के इंटरफेस को इनहेरिट किया हुआ है। सो अब हम देखते हैं लिस्ट इंटरफेस के क्या मेथड्स है। पहला मेथड है ऐड इंट इंडेक्स EL। तो इसे देखते हैं ये क्या करता है। सो सपोज मैं A1 डॉट यहीं पे A1 डॉट ऐड, और हमने ऐड फंक्शन पहले किया हुआ है, राइट?
तो यहाँ पे ऐड फंक्शन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक इंडेक्स नंबर भी ले रहा है। दैट मीन्स कि किस इंडेक्स पे तुम्हें डेटा इंसर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू चाहिए 18, दैट्स ऑल। तो इससे क्या होगा कि A1 के अंदर इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है, राइट, इट्स तन्मय रिटर्न। तो क्या होगा, हमारा जो 18 है अब वो हमारे इंडेक्स नंबर 1 पे चला जाएगा, और जो हमारा तन्मय जो स्ट्रिंग हमने लिखी हुई है ये नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव हो जाएगी, और जो हमारा 14.42 है मतलब ये सारा शिफ्ट हो जाएगा एक एक इंडेक्स से। दैट्स ऑल। सो लेट्स रन इट। तो अब जैसा कि मैं लिखता हूँ, अभी के लिए अगेन इसे कमेंट आउट ही कर देता हूँ। मुझे अब इसकी जगह पे अपनी जगह पे नाम चेंज करना है। लेट अब तन्मय की जगह पे कोई और नाम आ जाए, तो मैं क्या करूँ, सिंपली A1 डॉट एड तन्मय मेरा इंडेक्स नंबर 1 पे है, राइट। तो मैं इंडेक्स नंबर 1 एंड उसमें मैं स्ट्रिंग कोई और लिख दूंगा, सपोज लाइक दिस, लिख दिया। अब एक बार इसे रन करते हैं, लेट्स ऑल, एंड लेट्स सी क्या होता है। एंड एज यू गाइस कैन सी कि पहले इंडेक्स नंबर 1 पे मेरा नाम था, बट अब मेरा नाम शिफ्ट हो गया है, मतलब सारे एलिमेंट्स एक एक इंडेक्स से शिफ्ट हो गए, एंड अरमान गॉट प्रिंटेड। तो दिस इज हाउ ये फंक्शन हमारा लिस्ट इंटरफेस का है, दैट्स ऑल। एंड फिर आता है हमारे पास एक सेट फंक्शन। सेट फंक्शन क्या करता है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसे रिप्लेस कर देता है उस एलिमेंट से। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे ऐड किया था, बट अगर मैं इसकी जगह पे सेट कर देता तो मेरा नाम हट के अरमान का नाम प्रिंट हो जाता। दैट्स ऑल, बस रिप्लेस कर रहे हैं हम। तो अब देखते हैं। सो अब शिफ्ट नहीं हुआ कुछ भी, सारे एलिमेंट्स अपने इंडेक्सेस पे ही है, बट माय नेम जस्ट गॉट रिप्लेस्ड बाय दिस स्ट्रिंग, दैट इज अरमान। तो दिस इज द सेट फंक्शन। एंड हमने जैसा कि गेट फंक्शन मैंने यूज किया था, राइट, प्रिंट करने के लिए यहाँ पे, गेट फंक्शन हमारा लिस्ट इंटरफेस के अंदर ही आता है। दैट्स ऑल। ओके। सो ऐसा क्यों कि गेट फंक्शन को हम यूज करते हैं, वो इंडेक्स मांगता है कि कौन से इंडेक्स का तुम्हें एलिमेंट चाहिए, दैट्स ऑल, और वो उस एलिमेंट को प्रिंट करा देता है। फिर आता है हमारे पास एक इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, सपोज वापस डायग्राम से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक अगेन लिस्ट है, वी हैव द लिस्ट एंड वी हैव, आई गेस, सपोज हमारे पास यहाँ पे ए, एंड सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास बी है सेकेंड इंडेक्स पे, एंड सिमिलरली वापस से ए आया, एंड देन वापस से हमारे पास बी आया, एंड यहाँ पे सपोज सी आया। दैट्स ऑल। सो सपोज इस लिस्ट का नाम A1 है, मैंने एक एरे लिस्ट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, एंड ये हमारे पास एक लिस्ट है। ओके। तो अब पॉइंट क्या दिया है, डेट मुझे चेक करना है इंट इंडेक्स ऑफ, इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, हमें वो चेक करना है, राइट। तो सपोज मैं इस लिस्ट का नाम A1 है, सो मैं A1 डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ के अंदर हमें वो एलिमेंट डालना है, दैट मीन्स कि मुझे ए डाल दिया जो भी इस लिस्ट के अंदर है। तो ये इंडेक्स की एक एलिमेंट, दैट मीन्स कि ये यहाँ पे चेक करेगा कि जो ए एलिमेंट है हमारा, वो इस लिस्ट में सबसे पहले स्टार्टिंग से कौन सी पोजीशन पे ऑकर हुआ, उसकी फर्स्ट ऑकरेंस कौन से इंडेक्स पे थी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑकरेंस ए की कौन से इंडेक्स पे थी, 0 पे, राइट। एंड सपोज मैं यहाँ लिख देता कि इंडेक्स ऑफ बी, तो वो ये चेक करता कि इस एरे में बी सबसे फर्स्ट टाइम ऑकर कौन से पोजीशन पे हुआ। तो वी कैन सी 1 इंडेक्स पे, सो 1 गॉट प्रिंटेड। सिमिलरली जो हम यहाँ देख सकते हैं, एक लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन है, ये चेक करता है कि लास्ट इंडेक्स ऑफ एग्जैक्टली अपोजिट है इंडेक्स ऑफ का। लाइक यहाँ पे हमने सपोज A1 डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ लिख दिया बी। सब ये चेक करेगा
कि बी का लास्ट इंडेक्स क्या है, दैट्स ऑल। तो बी का लास्ट इंडेक्स क्या है, मतलब बी यहाँ पे भी ओकर हुआ है लेकिन जीरो, बी लास्ट टाइम कहाँ पे अपीयर हुआ, यहाँ पे, आई मीन लास्ट अक्रेंस कौन सी है उसकी। सो वो चीज 0 1 2 3, थर्ड थर्ड इंडेक्स, so 3 will get printed, that's all. So this is how these two functions work. एक बार रन करके देखते हैं। तो सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे अगेन, मैं लिख देता हूँ मैं लिख देता हूँ a1 डॉट इंडेक्स ऑफ, एंड मुझे चेक करना है कि 18.92 कौन से इंडेक्स पे आता है, राइट। सो मैं सिंपली 18.92 लिख दूंगा कि फर्स्ट टाइम कौन से इंडेक्स पे ऑकर हुआ था वो, दैट्स ऑल। लेट्स रन इट। you guys can see फिफ्थ इंडेक्स। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, राइट। ऐसे ही सिमिलरली लास्ट इंडेक्स ऑफ भी काम वैसे ही वर्क करता है। एंड अब आते हैं, सॉरी, हाँ, ऐसे आता है एक रिमूव फंक्शन। हमने रिमूव फंक्शन देखा था, राइट। इसमें हमने यहाँ पे रिमूव फंक्शन देखा था जिसमें वो ऑब्जेक्ट मांगता है, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो मांगता है इंडेक्स, कि कौन से इंडेक्स का तुम्हें डेटा डिलीट करना है। बस यही डिफरेंस है, वर्क वो वैसे ही करता है। फिर आता है हमारा एक सबलिस्ट फंक्शन। सबलिस्ट क्या करता है, लेट्स सी। सपोज हमारे पास पहले वाली, हाँ, इसी लिस्ट पे जाते हैं। जैसे हमारा ये इंडेक्स है 0, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, राइट। और मैं चाहता हूँ इंडेक्स नंबर 1, इस लिस्ट के अंदर इंडेक्स नंबर 1 से लेके इंडेक्स नंबर 3, 3 तक के एलिमेंट्स प्रिंट हो, बस दैट मीन्स द सब लिस्ट ऑफ दिस एरे, दैट्स ऑल। सो लेट्स सी, यहाँ पे हम, तो मैं सिमिलरली एक और चीज मैं लिखता हूँ a1 डॉट, क्या था, हाँ, सब लिस्ट, सब लिस्ट। सो कौन से इंडेक्स से मुझे प्रिंट करने हैं, डेट में मुझे इंडेक्स नंबर 1 से लेके इंडेक्स नंबर 4 तक के एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं A1 के अंदर के। तो सिंपल बस मैंने इसे रन करके देखते हैं, दैट्स ऑल। सिमिलरली जावा एंड प्लस, सो इंडेक्स नंबर 1, यू गाइस कैन सी कि एक सबलिस्ट प्रिंट हो गई हमारे A1 एरे की, एरे A1 की, राइट। सो ऐसे ही बस ये भी कुछ मेथड्स थे। मैंने थोड़े और एक्स्ट्रा मेथड्स है लिस्ट इंटरफेस में, जो मैंने अपने नोट्स में, जो सेशन के बाद प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें सारे मेथड्स है, राइट। बस थोड़ा सा दिखाना था रन कैसे करते हैं, दैट्स ऑल। अब ये तो थे हमारे कलेक्शन इंटरफेस एंड लिस्ट इंटरफेस। अब थोड़ी सी हम एरे लिस्ट क्लास की बात कर लेते हैं। अब एरे लिस्ट क्लास क्या है, जैसे कि बताया, वो बाकी लिस्ट इंटरफेस को इनहेरिट कर रही है, एंड लिस्ट इंटरफेस इज इनहेरिटिंग कलेक्शन इंटरफेस, राइट। तो अब जैसा कि मैंने बताया था कि एरे लिस्ट के कुछ बेनिफिट्स देखते हैं। दैट एरे लिस्ट इज डिफाइंड यूजिंग डायनेमिक एरेज, मतलब वो रन टाइम पे ही अपना साइज डिफाइन करते हैं, दैट्स ऑल। तो उसी की वजह से वो रिसाइजेबल है, उनके पास कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हमें साइज पता ही होना चाहिए और हमें साइज डिफाइन करना है, दैट्स ऑल। तो एंड डुप्लीकेट्स आर अलाउड। सो डुप्लीकेट्स का मतलब, तो आई गेस यू नो दैट, कि जैसे यहाँ पे हमारे डुप्लीकेट्स हुए, ए के बाद दोबारा हमने ए इंसर्ट कर लिया, तो यू गाइस आर वंडरिंग कि कहाँ पे डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते। तो जैसे फ्लो चार्ट है, तो जो हमारा लिस्ट इंटरफेस है ना, इसके अंदर ही डुप्लीकेट्स अलाउड है, बट जैसे हमारा सेट इंटरफेस है, सेट इंटरफेस हम इस सेशन में इसलिए देख रहे हैं बिकॉज सेट इंटरफेस दूसरे टाइप के डेटा स्ट्रक्चर से डील करता है। बट थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, दैट हम सेट इंटरफेस में एरेस की तरह डुप्लीकेट डेटा नहीं डाल सकते। सपोज हमने एक बार लिस्ट में ए एलिमेंट डाल दिया, तो हम उसे दोबारा नहीं डाल सकते, दैट्स ऑल। सो वन ऑफ द, सो यू गाइस शुड नो दिस, बिकॉज तुम्हें पता होना चाहिए कि यार तुम्हें डुप्लीकेट डेटा एट द एंड चाहिए या नहीं चाहिए। बिकॉज अगर तुम्हें डुप्लीकेट डेटा चाहिए, देन यू विल यूज द लिस्ट इंटरफेस, बट अगर नहीं चाहिए, देन यू विल यूज द सेट इंटरफेस। तो एंड इसमें जैसा कि बताया, ये बिल्कुल एरेज की तरह ही काम करता है। डेट ऑर्डर जो है एलिमेंट्स का, वो प्रिजर्व रहता है कि किस ऑर्डर में इंसर्शन चलनी है। और जैसे कि मैंने बताया कि एरे में हम किसी भी इंडेक्स को नल नहीं छोड़ सकते,
बट यहाँ पे नल इंसर्शन इज पॉसिबल। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे हमने किसी इंडेक्स को खाली छोड़ भी दिया, इट डजेंट मैटर। एंड एज यू कैन सी, हेटेरोजेनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी एरे लिस्ट की। और कोई एक क्वेश्चन आता है दैट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इफ यू गाइस आर डूइंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, राइट, कि हमें एरेज यूज करना चाहिए एरे लिस्ट। सो मैं बता दूं दैट यहाँ पे कोई ऐसा ना स्पेस का वो नहीं है एरे लिस्ट में कि हमें यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा वेस्ट भी हो जाता है कि हमारे पास स्पेस ज्यादा है लेकिन हम डालते कम है। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, बट यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है कंपैरेटिवली, बिकॉज हम फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं एंड हमने कोई एरे ऐसा डिक्लेयर नहीं किया। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम हो जाती है। सो अब क्वेश्चन अगर ये आता है दैट हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब कौन सा यूज करना है। सो वो इन बेनिफिट्स पे ही है। अगर तुम्हें ये सारे बेनिफिट्स चाहिए अपने प्रोग्राम में, देन ओनली, अदरवाइज यू विल स्विच टू एरे, दैट्स ऑल। ओके। तो एंड अब हम आते हैं एरे लिस्ट के कुछ कंस्ट्रक्टर्स पे। अब एरे लिस्ट के कंस्ट्रक्टर्स की बात करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया था, राइट, एरे लिस्ट A1, और मैंने यहाँ पे अपना साइज डिफाइन किया था, दैट इज 5। और मैं अगर ये डिफाइन नहीं करता तो क्या होता? अगर मैं डिफाइन नहीं करता तो जावा खुद ही अपनी तरफ से हमें 10 10 मेमोरी ब्लॉक्स दे देता। दैट मीन्स अपनी तरफ से ही वो हमें 10 मेमोरी ब्लॉक्स दे देता, डेट्स ऑल। और फिर क्वेश्चन आता है, सपोज हमारा, सो यू कैन सी कि दैट अगर हमने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया तो उसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी होगी 10। एंड अगर हमने उसे भी ब्रेक किया, दैट मीन्स कि सपोज हमारी कैपेसिटी 10 हो गई, राइट, एंड हमने बस ऐसे, बस पूरा हमारा फिल हो गया, राइट। तो उसके बाद सबको पता है दैट कि जावा खुद ही हमें एक्स्ट्रा मेमोरी असाइन कर देता है, बट उसकी भी कैलकुलेशन होती है। वो कैलकुलेटिंग फॉर्मूला ये है दैट न्यू कैपेसिटी इक्वल टू करंट कैपेसिटी इंटू 3/2 + 1। दैट मीन्स कि अभी जैसे अगर हमने इनिशियल कैपेसिटी 10 थी, राइट, तो अगर हमने उसे क्रॉस करने की कोशिश करी, देन क्या होगा, देन न्यू कैपेसिटी जो हमें जावा देगा, कि नई कैपेसिटी जो साइन करेगा वो होगी करंट कैपेसिटी, दैट इज 10 × 3/2। तो 10 × 3/2 + 1, जो उससे कैलकुलेटिंग वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारी नई मेमोरी होगी। और सपोज हमने जैसे यहाँ पे 5 लिखा था, और हमने जैसे यहाँ पे ऑलरेडी 6 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। सो जैसे हमारा 5th एलिमेंट के बाद हमने 6th एलिमेंट डाला, तो उसी टाइम पे जावा ने हमें 5 × 3/2, दैट मीन्स सिंपल मैथ्स है, दैट 5 × 3/2 + 1। सो इससे जो भी हमारे पास कैलकुलेटिंग वैल्यू आएगी वो हमारे एरे का नया साइज होगा, दैट्स ऑल। तो दिस इज द बेसिक फार्मूला जिसपे वर्क होता है, कि कैसे न्यू मेमोरी असाइन होती है। फिर आता है एक हमारे पास न्यू एरे लिस्ट कलेक्शन सी। ये क्या करता है, सपोज जैसे मैंने यहाँ पे तो एक अपना A2 ऑब्जेक्ट बनाया था, राइट, बट सपोज मैं यहाँ पे एक और चीज बनाता हूँ, एरे, एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ A3, और मैं चाहता हूँ ये A3 जो है एग्जैक्ट कॉपी हो A1 की। एरे लिस्ट A1 लाइक दिस। तो सपोज अब मैं यहाँ पे अभी A1 को प्रिंट करा रहा हूँ, तो मैं A1 को प्रिंट ना करा के A3 के लिस्ट को प्रिंट कराता हूँ टैग, राइट। सो लेट्स सी इसका आउटपुट क्या होता है। सो सेम ही चीज प्रिंट हुई, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, राइट। तो दीज आर द कंस्ट्रक्टर्स ऑफ या एरे लिस्ट। तो अभी तक हमने देखा, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नेट कलेक्शन फ्रेमवर्क्स क्या होता है हमने वो देखा। कलेक्शन फ्रेमवर्क्स कंसिस्ट ऑफ दीज थ्री थिंग्स, इंटरफेसेस, क्लासेस एंड एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स आर नथिंग बट मेथड्स जो जावा ने यूटिल पैकेज में ऑलरेडी डिफाइन करे हुए हैं। एंड फिर आता है ये कुछ बेनिफिट्स है, वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क्स। एंड फिर आते हैं हम इंटरफेसेस पे, कि ये सारी हायरार्की है। सो अगर मैंने अब एरे लिस्ट
अब जैसा कि मैंने बताया कि इंटरफेसेस के अंदर सिर्फ मेथड्स डिक्लेयर किए जाते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हमारे पास अब एरे लिस्ट है, एंड यू गाइस आर वंडरिंग कि अब लिंक लिस्ट में भी तो सेम ही मेथड्स है, डिफरेंस क्या है? बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि डिफाइन जो होते हैं मेथड्स वो क्लास के अंदर होते हैं। सो अब जैसे लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट एरे से थोड़ा अलग है, राइट? कि एरे के अंदर ऐड अलग तरीके से होता है, पुश जो हम एलिमेंट्स को पुश करते हैं एरे के अंदर, उनका एल्गो थोड़ा सा अलग होता है, और लिंक लिस्ट में थोड़ा अलग होता है, क्योंकि लिंक लिस्ट में आ जाते हैं नोड्स। तो लिंक लिस्ट के अंदर जो ऐड फंक्शन है वो अपने हिसाब से डिफाइंड है, दैट्स ऑल। इसलिए ऐसे स्टैक के अंदर अपना ऐड फंक्शन अपने हिसाब से डिफाइन किया हुआ है। तो सिमिलरली, तो अब एरे लिस्ट अगर मैंने बता दिया, देन मैं नोट्स भी दे दूंगा जिसके अंदर इन सारे क्लासेस और इंटरफेसेस के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। आई गेस यू गाइस कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ देन, और किसी को फिर कोई डाउट फर्दर देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट एनी टाइम। सो ये थे हमारे कुछ हायरार्की एंड ये कुछ मेथड्स थे, कलेक्शन इंटरफेस के एंड लिस्ट इंटरफेस के, एंड फिर हमने कुछ एरे लिस्ट देखा, दैट एरे लिस्ट क्लास का एक्चुअल क्या है, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ दिस जावा पाठशाला। पहले तो बताओ, किसी को कोई डाउट, किसी को भी इसमें कैसे वर्क कर रहा है? एंड ओके, तो दिस इज द लास्ट सेशन। अब जैसे कि मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बताया था, सो हम बस एक, सिंस दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ दिस जावा पाठशाला, सो दोज हु कैन टर्न ऑन देयर कैमरास हम अभी एक्सेस दे देते हैं। तो बस एक फोटो लेनी है, दैट्स ऑल। तो ये, तो दोज हु कैन टर्न ऑन देयर कैमरास प्लीज, तो सब एक ग्रुप फोटो टाइप ले रहे हैं, दैट्स ऑल। सॉरी गाइस, आई गेस कि एक्स कैमरे का एक्सेस देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। सो So I guess that's it for the day. So I hope you all enjoyed the Java Pathshala and find it quite useful. So thank you for today. Hmm. And certificates will be provided to you within 10 days. So don't worry about that. Okay. Hmm. Thank you, Rishabh. Thank you, Sanjeev.
थैंक यू एरन। थैंक यू मर्ची, थैंक यू दक्ष, एंड थैंक यू प्रिया।